स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHDLA 138 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये एग्जाम बहुत ही करीब है और ये जो आपका देख रहे हैं ये टाइटल है हिंदी साहित्य विविध विद्या, है ना। हिंदी साहित्य, साहित्य मतलब ये होता है पढ़ाई लिखाई ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें होता है वो साहित्य में आता है। और बात करते हैं हिंदी साहित्य, है ना, जो हिंदी में हिंदी लैंग्वेज में लिखे हो वो हिंदी साहित्य होता है। बट विविध विद्या, हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार की क्या विद्याएं। सो इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अब ये देखिए, ये आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे, दिसंबर सेशन वाला एग्जाम दे रहे हैं ना, अभी तो दिसंबर एग्जाम ही चल रहा है, और जून एग्जाम में देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आंसर। और देखिए, ये वैसे तो ये क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब किसी भी सेशन में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर जून या फिर 26 27 कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। पूस की रात की कहानी, पूस की रात कहानी का कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो पूस की रात की जो कहानी है इसके रचयिता प्रेमचंद है और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कहानी बनाई। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा एक कहानी को, या फिर ये आप लोग एनिमेशन वीडियो को देख लीजिएगा, पूस की कहानी, पूस की रात वाला, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ठंडी रात में किसान जाते हैं पूस की रात में, पूस वाली रात में, और रात भर वहां पे रहते हैं। सो समझिए, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी, ये जो कहानी है प्रेमचंद की क्या है, प्रसिद्ध कहानी है। पूस की रात ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकताओं और किसान की दयनीय स्थिति को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। वैसे प्रेमचंद जो भी कहानी बनाते हैं वो सच्चाई को दिखाते हैं, लोगों की गरीबी, लोगों की मजबूरी, इन सब चीजों पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। कहानी का केंद्र पात्र हल्कू एक गरीब किसान है। हल्कू जो है इस कहानी में, पूस की रात में, हल्कू नाम का क्या है, एक गरीब किसान है जो साहूकार के कर्ज, जो उनके जिससे कर्ज लिए होते हैं वो उनके साहूकार हैं। तो साहूकार के कर्ज और शोषण से पीड़ित है। मतलब जिसके साथ वो काम करते हैं, जिसके पास काम करते हैं और क्या कहते हैं, जिससे पैसे लिए हैं, तो वो जिससे पैसे लिए थे वो उनके लिए साहूकार है, और उनके जो कर्ज है और उनके शोषण से वो पीड़ित है, बहुत ही परेशान है। पूस की रात, पूस की कड़ाके की ठंड में भी वो अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर है। अब बताओ, पूस की रात इतनी ठंड पड़ती है, लोग आराम करते हैं रात, वो भी रात में, और वो भी उस समय आराम करते हैं लोग, लेकिन वो पूस की रात में भी मेहनत करता है। वो जाते हैं अपने खेत और फसल की क्या करने, रखवाली करने, क्योंकि फसल नष्ट होने पर उसके पास जीवन चलाने का कोई साधन नहीं बचेगा। मतलब कि फसल ही उसके पास एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। लेकिन अगर फसल ही नहीं बचेगा तो क्या वो जीवन निर्वाह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो ठंड, भूख और गरीबी की त्रासदी से जूझता हुआ हल्कू अंततः विवश होकर फसल को नील गायों के लिए छोड़ देता है। मतलब कि ठंड इतनी ज्यादा होती है, वहां इतने ज्यादा कुआशे गिरते हैं, ओस गिरते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी होती है। इस ठंडी में पतले से चादर ओढ़ के वहां पर रहते हैं, उनको इतनी ठंडी होती है, फिर भी वो ठंडी से बचने के लिए, ठंड विवश होकर बचने के लिए, नील गायों के लिए वहां पे गाय घूमते रहते हैं जो कि फसल को नष्ट करते हैं, खा लेते हैं, और स्वयं ठंड से बचने के लिए आग तापने लगते हैं ना। मतलब कि वो छोड़ देते हैं भाई कि भाई वो जो क्या खेत की रखवाली करना, मतलब फसल को देखना कुछ देर के लिए, और वो ठंड से बचने के लिए आग को तापने लगते हैं। यह दृश्य किसान की मानसिक टूटन और उसकी असहायता को गहराई से क्या करता है, उभारता है। कहानी यह भी दर्शाती है कि गरीबी मनुष्य से उसकी मेहनत, आशा और आत्मसम्मान तक छीन लेती है। मतलब क्या कह रहे हैं, कहानी कहते हैं कि गरीबी जो है, ये गरीबी उसकी मेहनत भी, आशा भी और आत्मसम्मान, ये सब छीन लेते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब बताओ, गरीब लोगों की ये स्थिति होती है। हल्कू की पत्नी मुन्नी का जो कर्ज चुकाने के लिए पैसे ना देना सामाजिक व्यवस्था की क्रूरता को उजागर करता है।
पूस की रात कथा केवल एक किसान की ही नहीं बल्कि यह ऐसी कहानी तो भाई सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए है, जितने भी लोग कर्ज में डूबे हैं। शोषणपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था, साहूकारों के अत्याचार और किसान की व्यवस्था का सशक्त चित्रण है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को किसान जीवन की पीड़ा और असमानता के प्रति संवेदनशीलता बनाने का प्रयास किया। आई होप आपको कहानी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निराला की साहित्य साधना का प्रतिपाद क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। समझिए निराला का साहित्य, निराला ने क्या बनाया। तो निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला कहते हैं बट इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है हिंदी साहित्य के ऐसे कवि और लेखक हैं जिनकी साहित्य साधना जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना से गहराई से जुड़ी हुई, सामाजिक चेतना ये सब क्या है? गहराई से जुड़ी है इनके इनके साहित्य में, साहित्य साधना में इन्होंने जो भी रचना किया साहित्य का, तो इनमें ये सब चीज दिखाया गया है। आत्मसम्मान, जीवन संघर्ष, सामाजिक चेतना, ये सब उनमें दिखाया गया है। निराला की साहित्य साधना का मुख्य प्रतिपाद मानव की स्वतंत्रता, आत्मगौरव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह है। उन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था का तीखा विरोध किया। उनकी रचनाओं में व्यक्ति की पीड़ा, उनकी जो रचना है, उन्होंने जो लिखा है, उनकी रचनाओं में व्यक्ति की पीड़ा, गरीबी, असमानता और मानवीय करुणा का सशक्त चित्रण मिलता है। निराला ने छायावाद को एक नई दिशा दी। निराला जो थे छायावाद के कवि थे, याद रखना, छायावाद, और उसे भावुकता से निकालकर यथार्थ की भूमि पर खड़ा किया। उनकी कविता में आत्मसंघर्ष, विद्रोही स्वर और दार्शनिक गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। गद्य साहित्य में भी उन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण के माध्यम से सामाजिक सच्चाइयों को निर्भीकता से प्रस्तुत किया। निराला की साहित्य साधना केवल सौंदर्य की साधना नहीं है, बल्कि वह समाज को जागरूक करने और मनुष्य को आत्मबल प्रदान करने की चेतन प्रक्रिया है। उनकी भाषा सरल, ओजस्वी और प्रभावशाली है, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली, लोक जीवन दोनों का संतुलन मिलता है। निराला की साहित्य साधना व्यक्तिगत पीड़ा को सामाजिक अनुभव में बदल देती है और पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। यह दृष्टि आधुनिक हिंदी साहित्य को नई संवेदना प्रदान करती है और निरंतर प्रासंगिक रहती है। स्टूडेंट्स, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर काव्य के भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए। सूर काव्य के भाव पक्ष। देखिए ध्यान से, सूर काव्य कौन? तो सूर काव्य का पूरा नाम भैया, सूर का नाम है सूरदास। तो सूरदास के भाव पक्ष भक्ति काव्य परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके काव्य में भावों की अभिव्यक्ति सरल, सहज और हृदय स्पर्शी है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति को मानवीय संबंधों के माध्यम से क्या किया? प्रस्तुत किया है। उनके काव्य का प्रमुख भाव वात्सल्य है, जिसमें माता यशोदा और बाल कृष्ण के प्रेम, चिंता और अपनत्व का सजीव चित्र मिलता है। बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, शरारतें और भोले प्रश्न भावनाओं को गहराई देते हैं। इसके साथ ही माधुर्य भाव की सूर काव्य का प्रमुख अंग है, जहां गोपियों और कृष्ण के प्रेम को भावात्मक रूप में क्या किया गया? व्यक्त किया गया। तो सूरदास ने कृष्ण प्रेम और गोपियों के बारे में पूरी तरह से संशोधन करके अपने विचार से,
अपने दिल की गहराइयों से उन्होंने इनके बारे में बताया। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण के जीवन लीला से जुड़े सभी दर्शन दार्शनिक चीजों के बारे में उन्होंने बताया। यह प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा है। विरह भाव मतलब कि उनके बारे में प्रेम में होता है ना विरह भाव, बिछड़ने वाला भाव। विरह भाव के पदों में गोपियों का मानसिक द्वंद, पीड़ा और स्मृति अत्यंत मार्मिक रूप से उभरती है। सूरदास के काव्य में करुणा, आनंद, उल्लास और भक्ति का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। समझिए ध्यान से। लोक जीवन, ग्रामीण संस्कृति और सामान्य जन की भावनाएं उनके पदों में स्पष्ट रूप से झलकती है। भाषा सरल, ब्रज भाषा। भाषा जो है उनका कौन सा भाषा? सरल भाषा, यानी ब्रज भाषा है। वो जिस भाषा का यूज किए हैं अपने काव्य में, वो अपने काव्य में, अपने रचना में उन्होंने क्या किया है? सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया है, जिसमें भाव, जिससे क्या होते हैं, भाव सीधे पाठक के मन तक पहुंचते हैं। मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें आसान लगता है, अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। इस कारण सूर काव्य भावात्मक प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन विशेष महत्व रखता है और आज भी हिंदी साहित्य में यह महत्व के कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्टूडेंट। मुक्ति बोध के पत्रों का विश्लेषण करते हुए उनका महत्व निर्धारित करें। मुक्ति बोध के पत्र हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं। इनके पत्रों में उनका रचनात्मक संघर्ष, वैचारिक बेचैनी और आत्म संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह पत्र केवल व्यक्तिगत संवाद नहीं है बल्कि उस समय के साहित्यिक वातावरण, लेखक की मानसिक स्थिति और सामाजिक यथार्थ को भी सामने रखते हैं। पात्रों में मुक्तिबोध अपने लेखन को लेकर निरंतर असंतोष, आर्थिक कठिनाइयों और वैचारिक द्वंद का ईमानदार वर्णन करते हैं। वे साहित्य को समाज परिवर्तन का साधन मानते थे और यह दृष्टि उनके पत्रों में बराबर प्रकट होती है। मुक्तिबोध के पत्र प्रगतिशील चेतना, आत्मालोचना और वैचारिक स्पष्टता के उदाहरण हैं। इनमें उनके संबंध समकालीन लेखकों, संपादकों और साहित्यिक संस्थाओं से भी उजागर होते हैं। इन पत्रों से यह भी पता चलता है कि वे कविता और आलोचना को किस प्रकार जोड़कर देखते थे। इस प्रकार मुक्तिबोध के पत्र उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और रचनात्मक प्रक्रिया को समझने का प्रामाणिक स्रोत है। इनसे पाठक मुक्तिबोध की ईमानदारी, संघर्षशीलता, सामाजिक प्रतिबद्धता और बौद्धिक साहित्य को पहचान पाता है, जो उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का विशिष्ट और विचारोत्तेजक लेखक सिद्ध करता है और मानने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए स्टूडेंट्स। डायरी विद्या, कौन सा? डायरी विद्या की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि डायरी विद्या की क्या विशेषता है। डायरी विद्या व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और विचारों को सीधे और सजीव रूप में व्यक्त करने की शैली है। इसमें लेखक अपनी दिनचर्या, डायरी विद्या में लेखक क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या मतलब दिन में जो भी उन्होंने किया, घटनाएं, अनुभव और मनोभाव समय अनुसार लिखता है। समय पे अनुसार वो अपने विचारों को दिन में जो करते हैं, जो भी घटनाएं घटते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कुछ भी ऐसे होते हैं ना, घटित होते हैं उनके साथ, वो सभी अनुभव और मनोभाव को समय अनुसार क्या करता है? लिखता है। यह विद्या लेखक की आंतरिक दुनिया मतलब अपनी एक अलग दुनिया, सोच और मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। डायरी लेखन में ईमानदारी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मुख्य विशेषता है।
क्योंकि इस लेखक इसे स्वयं के लिए या फिर निकट संबंधियों के लिए रखता है। इसमें घटनाओं का विवरण विस्तृत, सरल और प्राकृतिक होता है, जिससे पाठक समय और परिस्थिति का स्पष्ट चित्रण देख सकता है। डायरी शैली में लेखक अपनी भावनाओं, चिंताओं और अनुभवों का विश्लेषण करता है और आत्मचिंतन को भी व्यक्त करता है। भाषा सामान्य, सहज और प्रभावशाली होती है, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। इस विद्या में लेखक समाज, परिवेश और जीवन की सूक्ष्मताओं को भी उजागर करता है। डायरी के माध्यम से लेखक अपने विचार, मनोभाव और संवेदनाओं को बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त कर सकता है। पाठक लेखक के अनुभवों और दृष्टिकोण से प्रभावित होकर भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है। डायरी शैली लेखक और पाठक के बीच गहरी समझ का माध्यम बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। एक आत्मकथा के रूप में जूठन का महत्व रेखांकित कीजिए। तो भैया जूठन का क्या महत्व है ये आपको बताना है, किसके रूप में? आत्मकथा के रूप में। चलिए इसे समझते हैं, इसे जानते हैं। देखिए जूठन एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा मतलब कि आत्मा से लिखा गया कथा ना, दिल से लिखा गया कथा, जो लेखक के जीवन, अनुभव और सामाजिक परिवेश को सजीव रूप में, है ना, जीवित रूप में क्या करता है? प्रस्तुत करती है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव, मतलब कि जीवन में जी रहे उनके अनुभव, है ना, रियल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, अपना खुद का संघर्षों और जीवन की कठिनाइयों को विस्तार पूर्वक साझा किया है। जूठन केवल व्यक्तिगत जीवन का विवरण नहीं, बल्कि इसमें इसमें समाज की वास्तविकताओं, सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं की झलक भी मिलती है। लेखक ने अपने बचपन, शिक्षा, परिवेश और सामाजिक संघर्षों को भावनात्मक और ईमानदार तरीके से लिखा है। इस आत्मकथा की विशेषता यह है कि इसमें लेखक की भावनाओं और विचारों की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूठन पाठक को लेखक के दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति से जोड़ता है। और सामाजिक परिवेश की सजीव समझ प्रदान करता है। इसमें भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिसके अनुभव सीधे पाठक तक पहुंचता है। जूठन आत्मकथा के रूप में व्यक्तिगत और सामाजिक इतिहास का मिश्रण प्रस्तुत करता है और लेखक की संवेदनशीलता, विचारशीलता और जीवन के प्रति प्रतिबद्धता को क्या करते हैं? उजागर करता है। इस प्रकार यह आत्मकथा साहित्य में अपनी विशिष्टता बनाए रखती है और पाठक को जीवन और समाज की गहन समझ देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज लेखन, रिपोर्टाज लेखन में रेणु की विशेषताओं की साधारण विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। रेणु की रचनाओं में एकलव्य के नोट्स विशेष क्या रखते हैं? महत्व रखते हैं। इन नोट्स में लेखक ने समाज, व्यक्ति और ग्रामीण जीवन के बीच संबंधों को बारीकी मतलब बेसिक से समझाया है। रेणु की विशेषता यह है कि वे अपने पात्रों, घटनाओं को गहराई से जानते हैं और उन्हें वास्तविक जीवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके नोट्स में दृश्य और वातावरण का सजीव चित्रण होता है, जिससे पाठक घटनाओं और पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। एकलव्य के नोट्स में भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिससे भावनाएं और अनुभव सीधे पाठक तक पहुंचते हैं। रेणु ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां
उत्सव, लोक संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों को ईमानदारी से लिखा है। इन नोट्स में पात्रों की मानसिकता, उनके संघर्ष और जीवन दृष्टि स्पष्ट होती है। इसके माध्यम से पाठक केवल कहानी नहीं पढ़ता बल्कि उसमें जीवन के रंग, अनुभव और सामाजिक यथार्थ को भी महसूस करता है। एकलव्य के नोट्स से यह पता चलता है कि रेणु अपने साहित्य में संवेदनशीलता, यथार्थवाद और सामाजिक समझ का संतुलन बनाए रखते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के बाद, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया ये आप लोग जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ भाई इंस्टा का भी। तो टेलीग्राम से ये सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड होगा। आप टेलीग्राम का भी लिंक इंस्टा में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम से केवल आपको पीडीएफ मिलेंगे, इसमें पासवर्ड लगा होगा जो आपको केवल इंस्टा में मिलेगा। तो भैया पासवर्ड के लिए केवल आपको कहाँ आना है, इंस्टा में आना है। ये दिमाग नहीं लगाना कि पासवर्ड सर जी टेलीग्राम में ही दे देंगे। टेलीग्राम में मैसेज करोगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड मिलेगा ही नहीं आपको। पासवर्ड केवल इंस्टा में मिलेगा। आप लोग ईमानदारी से इंस्टा में आइए। आपको ये नहीं कहता आप फॉलो करो, आपको दिल करे तो फॉलो कीजिए, ना करे तो नहीं कीजिए, लेकिन इंस्टा में ही मैं पासवर्ड देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।